हाय, मैं आपका स्वागत करता हूं इन द सेकेंड लेक्चर ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन, सर्टिफिकेट इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन। जैसे आपको पता है ये 3 महीने का टोटल कोर्स है, जहां पे आप 5 तरह के पद्धति, चाहे वो एलोपैथी हो, आयुर्वेद हो या नेचुरोपैथी हो या मेडिकल न्यूट्रिशन हो या एक्यूप्रेशर हो, इन सारे साइंसेस को कंबाइन करके एक पेशेंट सेंट्रिक, नॉट प्रॉफिट सेंट्रिक, पेशेंट सेंट्रिक इलाज। पेशेंट सेंट्रिक इलाज क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल, मान लो कोई इंसान बीमार पड़ जाता है तो उसके दिमाग में क्या होता है, उसके दिमाग में वो चुनाव कैसे करता है या कैसे करना चाहिए कि क्या बेस्ट हो मेरे लिए। तो जो फैक्टर्स उसके लिए इंपॉर्टेंट होने चाहिए, नंबर 1 फास्टेस्ट तरीके से ठीक करता हो, नंबर 2 सेफेस्ट तरीके से ठीक करता हो, नंबर 3 कोई ऐसी पद्धति जो एविडेंस बेस्ड हो, जिसमें पहले से सबूत हो, हिट एंड ट्रायल ना हो, नंबर 4 एक ही इंटरवेंशन से कई सारे मेडिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता हो, ना कि हर अलग अलग मेडिकल प्रॉब्लम के अलग अलग दवाइयाँ, अलग अलग इंटरवेंशन हो, और 5वां मोस्ट इकोनॉमिकल हो। जिसमें भी ये 5 क्वालिटी होगी, उसी पद्धति को आप मानेंगे कि ये बेस्ट सुटेबल है। फास्टेस्ट, सेफेस्ट, एविडेंस बेस्ड, one intervention is targeting many medical conditions and the most important, most economical भी हो। ये पांचों के पांचों अगर किसी भी पद्धति में अगर ये 5 गुण हो तो दैट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। तो जितनी सारी पद्धतियां हैं उनमें अगर बोले एक एक करके तो ऐसा 5 गुण एक साथ नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ इनको कंबाइन करते हैं जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड मेडिसिन, बेस्ट ऑफ ऑल। तो तब यू कैन अचीव दिस। तो इसीलिए ये कोर्स का खास इम्पॉर्टेंस है, बिकॉज इट इज़ नॉट प्रॉफिट सेंट्रिक, इट इज़ पेशेंट सेंट्रिक। पेशेंट का भला किस में हो, पेशेंट का भला उसी में होगा जिसमें रिलीफ सबसे तेज़ी से मिले। जैसा आपने देखा पिछले हमारे लेक्चर में DIP डाइट में, जब उसको हम तौलते हैं इन टर्म्स ऑफ फास्टेस्ट, तो 3 दिन के अंदर ब्लड शुगर अगर नीचे होने लगता है, 7 दिन के अंदर ब्लड प्रेशर नीचे होने लगता है DIP डाइट के लेने के 7 दिन के अंदर, और ग्लूकोमा, कैटरैक्ट जैसी बीमारियां 3 महीने में गायब हो जाती हैं, तो इसको फास्टेस्ट सेफली बोल सकते हैं। एक तरफ चाहे वो एलोपैथी बोले, इवन आयुर्वेद बोले, वो ये गारंटी करता ही नहीं कि ये कैटरैक्ट हो, ग्लूकोमा हो, ब्लड प्रेशर हो, ब्लड शुगर हो, ये ठीक भी हो सकती है। और दूसरी तरफ द DIP डाइट विद इन द फर्स्ट 3 डेज में ही उसका रिजल्ट आपको दिख जाता है। तो क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह मैंने पिछली बार दिखाया, ऑब्जर्वेशन स्टडी दिखाया, केस स्टडीज आपको पिछली बार दिखाया। तो जो डायबिटीज टाइप 1 है, इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट, छोटे छोटे बच्चे जो इंसुलिन लेते हैं, याद कीजिए जो मेरे उम्र के लोग हैं, आई एम 50+, जब हम लोग स्कूल में जाया करते थे तो तब डायबिटीज टाइप 1 का नामो निशान नहीं था, देयर वाज नथिंग कॉल्ड डायबिटीज टाइप 1। जबकि आज की स्थिति ये है, क्योंकि हमारे 20 हॉस्पिटल्स हैं और वैसे भी वर्चुअल OPD के माध्यम से हज़ारों लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, तो मैं देखता हूं कि हर क्लास में एक बच्चा डायबिटीज़ टाइप 1 मिल ही जाएगा। हर सेक्शन में, हर क्लास में छोटे छोटे बच्चे जो इंसुलिन डिपेंडेंट हो गए हैं। तो ये जो शिफ्ट हुआ, ये जो इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट्स का इतना ज़्यादा भारी मात्रा में इंक्रीज़ हुआ, इसके पीछे का खेल क्या है ये समझना आपके लिए ज़रूरी है, तभी आप हेल्दी रह पाएंगे। हेल्दी रहने के लिए क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या नहीं करना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन द एब्सेंस ऑफ दैट नॉलेज आप पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो सकते। सिर्फ एक साइड अगर आपको पता चल जाए क्या करना है तो वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। इस बात को समझना होगा। इसको समझाने के लिए पिछली बार मैंने 2 उदाहरण दिए थे आपको। कोलेस्ट्रॉल की दुनिया, ये कोलेस्ट्रॉल ये आई कहाँ से और ये किस तरह से आंकड़े को मैनिपुलेट किया गया, और किस तरह से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के बहाने आपके बॉडी में लगातार जिंदगी भर के लिए जहर डाला जा रहा है, व्हाट वी कैन कॉल एज क्लियरली स्लो पॉइजन। सिमिलरली मैंने आपको पिछली बार बताया ब्लड प्रेशर के बारे में कि ब्लड प्रेशर की सच्चाई क्या है, ब्लड प्रेशर के ड्रग्स की सच्चाई क्या है। ये सारी चीज़ें बताना इसलिए ज़रूरी है, एटलीस्ट जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर या बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड दवाइयाँ हैं तो उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग से आपको पता चल जाएगा कि जो ज़्यादा रिसर्च, जिनके ज़्यादा रिसर्च पेपर हैं धरातल में, उसके उनकी सच्चाई क्या है अगर पता चल जाएगा तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि बाकी ऐसे मेडिकल ट्रीटमेंट, ऐसी दवाइयाँ जो उतने ज़्यादा जिसके रिसर्च पेपर्स नहीं हैं, जो वेल एस्टेब्लिश नहीं है, तो उनकी क्या हालत होगी। तो इसी श्रृंखला में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आफ्टर ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल, आप देखेंगे लगभग 40 साल के ऊपर, बल्कि 30 साल के ऊपर लगभग जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, जो अपने आप को मेट्रो सिटीज़ के वाशिंदे बोलते हैं,
तो लगभग हर दूसरे इंसान को, लगभग हर इंसान को ब्लड प्रेशर की गोली, ब्लड शुगर की गोली या कोलेस्ट्रॉल की दवाई दी जाती है, वो लेते हैं जैसे हम टॉफ़ी खाते हैं, लाइक दैट। तो मानो ऐसे कि ये फूड हो गया है। तो यहाँ पे 3 तरह की दवाइयाँ हैं जो पब्लिक के अंदर इस तरह से डाली गई हैं जैसे कि इनके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते, ये आपके ज़िंदगी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको लास्ट टाइम ब्लड प्रेशर की बात की, ब्लड शुगर की बात, कोलेस्ट्रॉल की बात की। इस बार बड़ी ही इंटरेस्टिंग हम ब्लड शुगर की बात करेंगे। दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जब हम बोलते हैं ब्लड शुगर यानी कि ब्लड के अंदर शुगर, और उसको अगर बहुत स्पेसिफिकली बोलें तो ब्लड ग्लूकोज, ब्लड फ्रुक्टोज नहीं बोलते, ब्लड सुक्रोज नहीं बोलते, ब्लड ग्लूकोज बोलते हैं। सुक्रोज भी एक तरह का शुगर है, फ्रुक्टोज भी एक तरह का शुगर है, ग्लूकोज भी एक तरह का शुगर है। इसका एक जनरलाइज टर्म है शुगर, और उसके कई सारे रूप हैं। उनमें से सिर्फ एक रूप, दैट इज द ग्लूकोज, जो ब्लड में पेंट्रेट करता है, जो ब्लड का पार्ट बनता है। बाकी सुक्रोज हो, फ्रुक्टोज हो, ये सारी चीज़ें ब्लड में डायरेक्टली नहीं घुल सकते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि अधिकतर लोगों को पता नहीं है, और इस नहीं पता होने की वजह से बहुत सारे नुकसान होते हैं। देखते हैं, समझते हैं क्या क्या नुकसान होते हैं। तो दोनों पलड़े को आपको समझना होगा, एक वो जो अभी कर रहे हैं ज़्यादातर आबादी, और एक वो जो हमें करना चाहिए। तभी आप एक बैलेंस मेंटेन कर पाएंगे, तभी आप हेल्दी रह पाएंगे। तो इसको समझने के लिए, समझाने के लिए मैं एक उदाहरण लेता हूँ। मान लो मैं इस बोतल की बात कर रहा हूँ, ये 1 लीटर का बोतल है। मेरा जो बॉडी वेट है लगभग 70 kg है, और इसमें अगर मेरे बॉडी में के सारे खून को मैं इस तरह के बोतल में डालने लगूं तो इस तरह के मुझे 5 बोतल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरे बॉडी में लगभग 5 लीटर खून है। अब इमेजिन कर लीजिए ऐसे 5 बोतल हैं, उसमें मैंने अपने सारे खून डाल दिया, ऑल द ब्लड इन द बॉटल। अब किसी भी एक बोतल से अगर एक बूंद अगर मैं ब्लड निकालता हूँ, उसको ग्लूकोमीटर में डालता हूँ, और रीडिंग आती है 100 mg पर डेसीलीटर, तो 100 mg पर डेसीलीटर रीडिंग आती है। तो इसका मतलब क्या रहा? इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मेरे 1 लीटर खून में 1 ग्राम ग्लूकोज है। मान लो आपकी रीडिंग आती है ग्लूकोमीटर में 200, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके 1 लीटर खून को पूरा छानेंगे तो उसके अंदर 2 ग्राम शुगर ग्लूकोज मिलेगा। लेकिन मैं 1 लीटर खून की बात कर रहा हूँ। अब इसको थोड़ा हम और इलॉबरेट करते हैं। मान लो मेरी रीडिंग 100 आती है, तो मेरे ब्लड स्ट्रीम में कितना शुगर दौड़ रहा है इस वक्त, कितना ग्लूकोज दौड़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे 1 लीटर में 1 ग्राम है, लेकिन ऐसे 5 लीटर खून है मेरे बॉडी में, तो टोटल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो मेरे बॉडी में दौड़ रहा है, अगर तो मेरा ग्लूकोमीटर की रीडिंग 100 है तो वो है 5 ग्राम। 5 ग्राम ग्लूकोज। 5 ग्राम ग्लूकोज कितना होता है ये समझना आपके लिए ज़रूरी है। बड़ा सिंपल है। ये शुगर है, आप इसको देख रहे हैं। तो अगर ये अगर मैं मेजर करता हूँ तो ये लगभग 5 ग्राम शुगर है। यानी कि अगर किसी इंसान का ग्लूकोमीटर में रीडिंग 100 आता है और उसके पूरे ब्लड से सारा शुगर निकाल दिया जाता है, तो लगभग 1 चम्मच, एक ये छोटा चम्मच है, एक बड़ा चम्मच आ जाएगा। दैट इज़ अबाउट 5 ग्राम्स, राइट। तो अब इसी को हम बोलते हैं कि मान लो किसी की रीडिंग अगर 200 आती है, तो उसके पूरे बॉडी में लगभग, अगर वो मेरे वेट का है, कितना शुगर दौड़ रहा होगा, तो आप बोलेंगे 2 चम्मच के बराबर, राइट। तो ये है सारा मामला, ये है सारी कैलकुलेशन। लेकिन जो हम ग्लूकोमीटर की बात कर रहे हैं, इसका आविष्कार 1971 में हुआ था, और 1971 से पहले कितना बॉडी में ग्लूकोज है ये कैलकुलेट करना बड़ा ही पेचीदा था, बड़ा ही मुश्किल था। उसके लिए बड़े ही टेक्नोलॉजी, वो बड़ा आसानी से ग्लूकोमीटर घर बैठ के नहीं हुआ सकता था। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ग्लूकोमीटर के आविष्कार के अगले दिन ही वो ग्लूकोमीटर पूरी दुनिया में नहीं फैल गया। भारत में आते आते, लोगों के हाथ तक आते आते वो 1990 तक पहुंचा। 1989, 1990, याद कीजिए, अगर आपकी मेमोरी वहाँ तक जाती है, अगर आपकी तब पैदा हो गए थे, याद कीजिए 1989, 1987 से पहले आपने ग्लूकोमीटर ठीक से सुना नहीं होगा, या सुना ही नहीं होगा कि ग्लूकोमीटर भी कोई वस्तु होती। ठीक उसी तरह से, जिस तरह से याद कीजिए पिछले 4 सालों में, 2020 में पहली बार आपने सुना कुछ होता है ऑक्सीमीटर, राइट।
एक छोटा सा एक टूल जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि आपके बॉडी में ऑक्सीजन सिचुएशन कितना है। और तब एक ट्रेंड बन गया कि हर घर ने ऑक्सीमीटर खरीदना शुरू कर दिया, और जिन लोगों ने ऑक्सीमीटर का धंधा किया वो बड़े तेजी से अमीर बनते चले गए। और लोग रह रहे कि ऑक्सीमीटर से ये देख रहे थे कि उनकी ऑक्सीजन सिचुएशन कितनी है, और टीवी को खोल के देख रहे थे, और टीवी में बता रहे थे कि 92 से ऊपर अगर है तो ठीक है, 92 से नीचे आ गया तो मान लीजिए कि आपकी हालत खराब है, आपकी लंग की हालत खराब है, आपको निमोनिया हो गया वगैरह वगैरह। तो याद रखिए, जब भी आप डरते हैं, जब भी आपकी सांसें फूलती हैं, जब भी आप घबराहट में होते हैं, या जब भी आपको फ्लू हो जाता है कोई भी, तो आपकी बॉडी का ऑक्सीजन सिचुएशन कम हो जाता है, स्वाभाविक है ये, राइट। तो लेकिन तब आप ऑक्सीमीटर से देखा, अरे ये तो 82 आ गया, तो आपको लगा आप तो मरने के कगार में हैं। तो 82 है कि 92 है या 70 है, ये 2020 से पहले किसी को फिक्र नहीं थी, ना इसकी कोई ज़रूरत थी। लेकिन एक इंस्ट्रूमेंट को घर में घुसा दिया, और वो इंस्ट्रूमेंट बता रहा है कि आप हेल्दी है कि नहीं, आपका मन या आपका तन नहीं बता रहा है, वो इंस्ट्रूमेंट डिपेंडेंट हो गए। तो हुआ क्या कि वो इंस्ट्रूमेंट को देख के किसी का देखा कि 82 आ गया, 85 आ गया, जो कि वेरी नॉर्मल है, तो वो पैनिक मोड में आता है। जब वो पैनिक मोड में आएगा तो उसका ऑक्सीजन सिचुएशन और डिप करेगा, इंक्लाइन नीचे की तरफ जाता हुआ दिखेगा, और तब पैनिक और बढ़ेगा। अब क्या होगा कि उनका घर वाले बोलेंगे क्या पता इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स लोग अपने घर में जमा करने लगे, और जब मास लेवल पे ऑक्सीजन सिलेंडर जमा होने लगे तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी, ऑक्सीजन की कमी नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी आपको दिखाई देने लगेगी। और जो असली ऑक्सीजन यूज़र हैं, जो पेशेंट, उनको नहीं मिलेगा। तो एक जानबूझ के एक ऐसा आर्टिफिशियल सिनेरियो क्रिएट कर दिया गया जहाँ पे ऐसा लगे कि लोग ऑक्सीजन डिपेंडेंट हो गए हैं, इसीलिए ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो गई है, राइट। ऑक्सीजन सिलेंडर डिपेंडेंट हो गया, ऑक्सीजन डिपेंडेंट तो हम सब हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर डिपेंड होंगे। तो इस तरह से वो जो ऑक्सीमीटर है वो एक पैनिक का काम किया, और साथ में वो प्रोपेगेंडा मीडिया ने उसको उस तरह से दिखाया, राइट। तो मान लो अभी एक्सपेरिमेंटली हम करते हैं, मैं अभी ऐसे खड़ा हूँ, लेकिन ऐसी की जगह आप लोग बैठे होंगे इस वक्त मुझे सुनते हुए। अगर मैं थोड़ा सा इंक्लाइन बैक हो जाता हूँ, या बैठे बैठे आप थोड़ा इस तरह से बैक हो जाएंगे, और तब अगर ऑक्सीमीटर चेक करेंगे, अगर ऐसे पोस्चर में आप 15 मिनट रहेंगे तो ऑक्सीजन सिचुएशन विल डिप। तो मान लो आप पीठ के बल लेट के आप ऑक्सीजन सिचुएशन चेक करेंगे तो इट विल डिप। अगर आप पेट के बल लेट के अगर ऑक्सीजन सिचुएशन चेक करेंगे तो इट विल बी लिटिल हायर। तो आपका जो पोस्चर है, आपकी जो सोच है, आपके बॉडी में फीवर है कि नहीं, देयर आर सो मेनी पैरामीटर्स जिस पे ऑक्सीजन सिचुएशन डिपेंड करता है। लेकिन वहां पे ये प्रचार कर दिया गया कि भाई किसी का अगर ऑक्सीजन सिचुएशन डिप हो रहा है तो वो मरने वाला है, उसे सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी, उसकी सांसें नहीं आ रही हैं, उसका लंग खराब हो गया है, उसके बॉडी में भूत कोरोना वगैरह घुस चुका है, वो अछूत हो चुका है, उसे कोई छुएगा तो वो भी मर जाएगा। तो ये पैनिक, उसे क्वारंटाइन में रख दो, उसे अकेला रख दो। तो इस तरह के पैनिक से ऑक्सीजन सिचुएशन पे इमीडिएटली फर्क पड़ेगा, इट विल गो डाउन। तो आप गौर करेंगे कि जिस तरह से ऑक्सीमीटर से पहले भी दुनिया थी, राइट, उससे पहले भी बुखार आता था, उससे पहले भी SpO2 नीचे होता था, बट वो अपने आप ही बॉडी रीएडजस्ट करता था। लेकिन ऑक्सीमीटर आने के बाद कैसे एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया, और किस तरह से आप ऑक्सीमीटर की बदौलत और बाकी रही सी कसर जो मीडिया ने कर दी, राइट, प्रोपेगेंडा मीडिया ने कर दिया, बिकाऊ मीडिया ने कर दिया, उसके बाद आप उसकी वजह से हेल्दी रहते हुए भी आप अपने आप को बीमार घोषित किया, आपने पैनिक क्रिएट किया। नतीजा आपके सामने है, डर का माहौल बना, और इतना डर गए आप कि लोग अगर जहर लेने बोल दें, जो 2 खुराक जो वैक्सीन लिए वो भी अपने लिए, और शुक्रगुजार है कि उसके बाद भी अभी जिंदा हैं अभी। लेकिन आप सब, सीरियस बात यह है, गौर कीजिए, 1 मिनट सोचिए, हमारे आसपास, सबके आसपास ऐसे लोग होंगे जो बिल्कुल हेल्दी थे, विदाउट एनी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, विदाउट एनी ऑब्वियस एक्सप्लेनेशन, सडनली दे डाइड। और वो सारा का सारा जो कारण है, दैट इज दोज वैक्सीन। इंसान जब डर जाता है तो उससे कुछ भी कराना आसान हो जाता है। और ये आपने देखा, तो जो अभी आपने देखा, जिस तरह से आपके घर में ऑक्सीमीटर घुसा दिया गया। और याद रखिए कि जब भी कभी किसी को इन्फेक्शन होता है, जो कि साल में 1-2 बार या 3 बार सभी को होता ही है,
ज़िंदगी भर होता ही रहेगा, तब हमारा बॉडी जानबूझ के एक सिचुएशन क्रिएट करता है जिसे बोलते हैं मेडिकली हैप्पी हाइपोक्सिया। हैप्पी हाइपोक्सिया, हैप्पी हाइपोक्सिया का मतलब जानबूझ के बॉडी जो ब्लड में ऑक्सीजन है उसको थोड़ा कम कर देता है। इससे एक ऐसा माहौल बनता है बॉडी में जिससे उसको उस वायरस से फाइट करने में आसानी होती है। लेकिन उस हैप्पी हाइपोक्सिया को हम ऐसे इंटरप्रेट करते हैं ऑक्सीमीटर के बदौलत, और बाकी रही सही कसर जो मीडिया ने पूरी कर दी, हमें ये प्रतीत होता है कि ये डेंजर साइन है, जबकि वो डेंजर साइन नहीं है, वो बॉडी का ठीक करने का एक प्रोटोकॉल है, एक अपना तरीका है, एक अपना नियम है। तो मैं ये बता क्यों रहा हूं? मैं ये बता रहा हूं कि जिस तरह से आपने अपने लाइफ टाइम में अब रिसेंटली देखा ऑक्सीमीटर का आना, और वो आपके घर का, आपके ड्राइंग रूम का, आपके जो मेडिकल किट का एक पार्ट बन गया परमानेंटली, और अब तक हम जिंदा थे, राइट, और जिंदा हैं भी। 50 साल मेरे ज़िंदगी की हो गए हैं, और कभी भी ज़रा सोचिए 46 ईयर्स तक मुझे ऑक्सीमीटर पता नहीं था, ना कभी ज़रूरत थी, और अब इतनी ज़रूरत हो गई कि बात बात पे आप ऑक्सीमीटर देखते हैं। वो लोग टीवी देखते थे, डर जाते थे और ऑक्सीमीटर से चेक करते थे मैं ज़िंदा रहूँगा कि मर जाऊँगा। तो कोई एक टूल किस तरह से किसी को मिसगाइड कर सकती है। तो मैं बात कर रहा हूँ अभी ब्लड शुगर की। ये जो ब्लड शुगर की जो दुनिया है, ये ब्लड शुगर की दुनिया जो ग्लूकोमीटर का एंट्री है हमारे भारत में, वो 1990 में आई। तो 1990 से पहले कोई ऐसा क्लियर कट मेथड नहीं था जिससे ये पता चले कि ब्लड शुगर कितना है, सिवाय इसके कि लैब में जाके टेस्ट करना। वो एक कॉम्प्लिकेटेड मेथड था, हालांकि वो भी एक्यूरेट नहीं था। तो लेकिन ज़रा सोचिए, मानव इतिहास जो है वो 3 लाख साल का है, और आयुर्वेद का इतिहास जो है वो 2,500-3 हज़ार साल का है। तो जब मानव सोसाइटी में आए, जब ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम जंगल टू सोसाइटी, जब हम खाने को इकट्ठा करने लगे, जब गेहूँ, धान, दूध वगैरह हम इकट्ठा करके पीने लगे, अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, और तब भी मधुमेह जिसे बोलते हैं, इंग्लिश में डायबिटीज़, हिंदी में मधुमेह, वो था, राइट। आयुर्वेद में भी मधुमेह का जिक्र है, लेकिन आयुर्वेद के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो तब तो ग्लूकोमीटर नहीं था। तो तब कैसे डिफाइन होता था कि ये मधुमेह का असली पेशेंट है? उसका बड़ा ही सिंपल तरीका है, मुझे लगता है वो ज़्यादा सटीक है या पूरी तरह सटीक है। वो ये तब भी होता था और अब भी होता है कहीं कहीं पे, कि अगर आपने अपना पेशाब का सैंपल लिया, कहीं भी फ्लोर पे आपने उसको बिखेर दिया, कुछ देर बाद अगर चींटियाँ इकट्ठी हो गई तो आप मधुमेह है, यानी कि उसमें जो एक्सेस शुगर है, जो शुगर बॉडी में नहीं होना चाहिए, तो बॉडी यूरिन के रास्ते उसको भगा रही है, यानी कि आपके ब्लड में एक्सेस शुगर दौड़ रहा है, ग्लूकोज दौड़ रहा है। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। दूसरी बात, द सेकेंड थिंग, कि जो मधुमेह के पेशेंट है असली वाले, उनका यूरिन का अगर टेस्ट करेंगे, वो पेशेंट खुद टेस्ट करता था, उनके परिवार का कोई लोग टेस्ट करते थे, तो वो मीठा यूरिन होगा, तो ये भी साइन है कि आप मधुमेह के पेशेंट हैं। तीसरी बड़ी बात, कि ऐसे पेशेंट जो असली मधुमेह के पेशेंट हैं, वो जब खाना खाएंगे, खाना खाते के साथ साथ ही उनके अपर बॉडी में पसीना आने लगता है, तो मतलब बॉडी इज ट्राइंग टू डिस्कार्ड द एक्सेस शुगर। तो ये सारे सिम्टम्स होते थे, ये सारे डायग्नोस्टिक टूल होते थे उस वक्त के, जो आज भी कारगर है। लेकिन अब हमने क्या किया, अपने फोकस को नेचर बेस्ड डायग्नोस्टिक से हटा के अपने फोकस को ग्लूकोमीटर में डाल दिया है, और हम रह के ग्लूकोमीटर से चेक करके, ग्लूकोमीटर को विश्वास करके हम ये मानने लगते हैं कि देखो जी, रीडिंग 100 से ऊपर आ गई या 200 से ऊपर आ गई, मैं तो डायबिटीज़ पेशेंट हूँ। ये जो 100 का आंकड़ा है, ये 200 का आंकड़ा है, ये आया कहाँ से? ये कैसे पता चला इंसानियत को कि हमें 200 से ऊपर को ब्लड शुगर पेशेंट बोलना है या 100 से ऊपर को ब्लड शुगर पेशेंट बोलना है? ये जो नंबर आया है, ये नंबर किसने दिया? ये कहीं ऊपर से भगवान का कोई ऐसा ऐलान तो था नहीं, बाइबल में लिखा तो है नहीं। तो ये नंबर आया कैसे, इसके पीछे का हिस्ट्री क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। उससे कुछ खुलासे होंगे, उस खुलासे से रियल मायने में इंटीग्रेटेड मेडिसिन का जो हमारा मकसद है वो पूरा होगा। तो आगे समझते हैं कि इतिहास क्या कहता है, किस तरह से एक दिन सपने में किसी के आया कि हम ऐसा बोल देंगे कि फास्टिंग 100 से ऊपर है तो वो डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है। तो ये पहली बार किस प्रकार आया, पहली बार कभी ना कभी आया होगा, कोई भगवान उतर के आया नहीं, कोई अवतार आया नहीं होगा, कोई इंसान नहीं बोला होगा। जब उसने ऐसा बोला तो उसके पीछे उसके पास क्या सबूत थे? आफ्टर ऑल मॉडर्न मेडिसिन, या मॉडर्न मेडिसिन नाम इसलिए रखा कि सबूत होंगे, तो उन सबूत की पड़ताल करना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो
इसमें हम शुरुआत करते हैं सबूत के पड़ताल के लिए, जो कि काम मैंने आज से 12 साल पहले इस काम पे मैं लगा था, लेकिन अब वो आंकड़े आपको देखने ज़रूरी हैं। और वो आंकड़ों में आप देख रहे हैं, अब देखिए, ये जानने की कोशिश की कि एक इंसान का एवरेज ब्लड शुगर कितना होना चाहिए, जिसके ऊपर ब्लड शुगर हो तो उसे हम डायबिटीज़ पेशेंट बोल दें। तो अलग अलग समुदाय, ये समाओ है, मैक्सिकन अमेरिकन है, किरिबिटी है, वानीगेला है, ये अलग अलग समुदाय है। इनमें बहुत सारे ट्रायल हुए। इसमें 2 घंटे बाद का जो ब्लड शुगर है खाने के बाद का, वो हम रैंडमली रिकॉर्ड किए गए और रैंडमली रिकॉर्ड करके उनको कलेक्ट किया, उनका एवरेज निकाला एमंग द हेल्दी पीपल। और अलग अलग समुदाय में देखा कि एवरेज ब्लड शुगर एमंग द हेल्दी पीपल किसी में 208 निकला, किसी में 231 निकला, किसी में 228 निकला, किसी में 268 निकला। लेकिन जब ये ब्लड शुगर चेक कर रहे थे उस समय, तो वो फिंगर से नहीं, दैट वाज फ्रॉम द वेन। अभी भी अगर आप देखेंगे हॉस्पिटल में जब ब्लड का सैंपल लेते हैं वो वेन से लेते हैं, ना कि फिंगर से लेते हैं। एक बात आप अभी समझ लीजिए, फिंगर से जब भी लेंगे तो कैपिलरी ब्लड होगा, उसमें हमेशा ब्लड शुगर आपको 10% से 20% अधिक दिखाएगा इन कंपैरिजन टू जब वो वेन से लेंगे। कैपिलरी में ब्लड का शुगर का जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है, वो बराबर नहीं होती है वेन के कंपैरिजन में। तो जितना भी आंकड़ा आया है, ये आंकड़े वेन वाले ब्लड शुगर की बात कर रहे हैं, ना कि कैपिलरी वाले की। तो अगर इसको कैपिलरी वाले ब्लड शुगर में कन्वर्ट करना है तो जितना आंकड़ा है इससे आप 10% और जोड़ दीजिए, यानी कि 208 है तो 10% और जोड़ देंगे तो करीब इसको आप बना सकते हैं 21 और नंबर और जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा लगभग 229 या 230, राइट। पहले वाले की बात कर रहा हूं मैं। तो इस तरह से आप एक अंदाजे के लिए, तो अलग अलग समुदाय में एवरेज ब्लड शुगर अलग अलग आया। लेकिन इसमें जो पूरे दुनिया में अलग अलग साइंटिफिक ग्रुप ने ये एक्सपेरिमेंट या ये ट्रायल करना शुरू कर दिया, इस तरह के आंकड़े इकट्ठे करने शुरू कर दिए, तो उनमें जो ज़्यादा फेमस हुआ, ज़्यादा पॉपुलर हुआ, वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज़, जिन्होंने 941 पेशेंट्स के या इंसान के, राइट, पीमा इंडियंस के, पीमा इंडियन अमेरिका में रहने वाली एक समुदाय है जिनका ओरिजिन भारतीय है, इसलिए इंडियन नाम जुड़ गया है। पीमा इंडियन वेर इनफेमस टू बी मोर डायबिटिक प्रोन। उनमें ज़्यादा डायबिटीज़ पाया जाता था, ऐसा माना जाता है आज भी और तब भी। उनमें लोगों में आँखों की दिक्कत, रेटिनोपैथी ज़्यादा पाई जाती थी। तो इसलिए पीमा इंडियन का एक खास महत्व है ब्लड शुगर के आंकड़े को डिसाइड करने में। तो ये देखा गया 941 रैंडम लोगों के जब ब्लड शुगर लिए गए, तो ये देखा गया जिनके भी ब्लड शुगर 227 से नीचे पाए गए उनमें एक भी रेटिनोपैथी नहीं था, और जिनके ब्लड शुगर 227 से ऊपर पाए गए उनमें सबके रेटिनोपैथी नहीं था, उनमें भी 17.5% लोगों के रेटिनोपैथी था। तो इसमें पहली बार आंकड़ा आया कि हम 227 को मान लेते हैं कि 227 इज द थ्रेशोल्ड, इससे नीचे सेफ है, इससे ऊपर है तो आपके बॉडी में कोई ना कोई साइड इफेक्ट आ सकते हैं। आएंगे ज़रूरी नहीं, क्योंकि सबको साइड इफेक्ट हुए नहीं, कुछ लोगों को हुए, कुछ को नहीं हुए, लेकिन जिनके इनसे नीचे थे उनमें से एक को भी रेटिनोपैथी नहीं हुआ। तो रेटिनोपैथी को एक बेस मान लिया गया, और ये मान लिया गया रेटिनोपैथी अगर होगा तो वो शुगर की वजह से होगा। तो ये था इतिहास। ये इतिहास जानना ज़रूरी है, बिकॉज इससे जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप किसी पेशेंट को डायग्नोस करेंगे या अपने आप को डायग्नोस करेंगे, तो ये सारे जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ ये आपके लिए काम आएगा। जब किसी से डिबेट करेंगे तो मैं आपको शर्त लगा के बता सकता हूँ, दुनिया का जो बड़े बड़े डायबिटोलॉजी अपने आप को बोलते हैं, उनने भी ये सारी चीज़ें नहीं देखी होंगी। उनको इससे मतलब ही नहीं, उनको सिर्फ इससे मतलब है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने क्या आंकड़े दिए हैं, पैरामीटर क्या दिए हैं, और कौन सी हमें नई दवाई देनी है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो पेशेंट सेंट्रिक तो कभी है ही नहीं, वो प्रॉफिट सेंट्रिक है। फिलहाल हम इस पे आते हैं। तो देखिए, ये भी वेन वाले हैं, यानी कि इसको अगर ट्रांसलेट करते हैं अगर कैपिलरी में तो 250 का आंकड़ा, 250 mg पर डेसीलीटर से नीचे जिनका ब्लड शुगर है वो सब नॉर्मल, उससे ऊपर जिनका ब्लड शुगर है उनके बॉडी में कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है। इस स्पेसिफिक केस में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज़ 1983 के केस में रेटिनोपैथी को एक बेस माना गया। तो ये ज़्यादा लोगों ने रेफर करना शुरू कर दिया, इसको ज़्यादा कोट करना शुरू कर दिया, तो इसको ज़्यादा महत्व मिला। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें।
कि ये बात है 1983 की, लेकिन उससे पहले ही 1979 में जिस तरह के आंकड़े पहले अंदाजन लगा रहे थे, तो नेशनल डायबिटीज डेटा ग्रुप ने एक आंकड़ा जारी किया कि 200 mg पर डेसीलीटर से ऊपर जिसका ब्लड शुगर होगा खाने के 2 घंटे बाद, उसे हम डायबिटीज पेशेंट मान लेंगे। अब ये जो 200 का आंकड़ा है, ये राउंड फिगर का जो आंकड़ा है, इसके पीछे का कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह है, ये चैलेंज आप कर सकते हैं कि नेशनल डेटा डायबिटीज ग्रुप ने 200 का आंकड़ा दुनिया को दे दिया, लेकिन उसके पीछे 200 कहां से मिला? 200 जब आया, आपने बोला तो आपको कोई सपना आया या आपने कुछ डेटा कलेक्ट किया? तो वेयर इज दैट डेटा? तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोई डेटा नहीं है, जस्ट उन्होंने 200 का फिगर डाल दिया, पब्लिक में डाल दिया कि इस डेटा को मान लो, और उसके बाद कमर्शलाइजेशन होते रहा और पेशेंट सेंट्रिक से प्रॉफिट सेंट्रिक वाले लोग बढ़ते रहे। और 1997 में एक बड़ा बदलाव आया टुवर्ड्स द वर्स्ट साइड। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन एंड WHO ने मिलकर एक आंकड़ा जारी किया अचानक एक दिन कि 126 mg पर डेसीलीटर, ये फास्टिंग का आंकड़ा, कि फास्टिंग अगर इससे ज़्यादा हो तो उसको भी डायबिटीज़ मान लो, राइट। तो लेकिन अब इस आंकड़े के पीछे का आधार क्या है, उसके पीछे का बेसिस क्या है, उसके पीछे का रिसर्च क्या है? कुछ नहीं दिया, कुछ था ही नहीं। बस एक दिन सुबह उठ के अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने हमने ऐलान कर दिया विदाउट गिविंग एनी बैकग्राउंड ऑफ इट, राइट। तो लेकिन अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने 2003 में इसी आंकड़े को और छोटा कर दिया, 100 mg पर डेसीलीटर कर दिया, जो कि आज के डॉक्टर बोलते हैं। और फिर आगे बढ़ता गया टाइम, और 2010 में अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने पोस्ट पैंडल को 200 से घटा के 140 कर दिया, फास्टिंग को 100 कर दिया, एक और तीसरा आंकड़ा कर दिया कि HbA1c अगर 5.6 से ज़्यादा हो तो भी आप डायबिटिक पेशेंट हैं। मतलब ये कि अब 3 तरह के ट्रैप हैं, इंसान इसमें ना फंसे तो उसमें फंस जाए, उसमें ना फंसे तो तीसरे में फंस जाए। इन 3 में से कोई भी पैरामीटर से अगर आप ज़्यादा निकले तो आप डायबिटिक पेशेंट कहलाएंगे, राइट, चाहे आप बिल्कुल ही हेल्दी क्यों ना हो। अब ये जो आंकड़ा इन्होंने दिया 2010 का, इसके पीछे का कोई भी सबूत है ही नहीं, जस्ट एक आंकड़ा दे दिया, उठा के डाल दिया पब्लिक में। अब जब आप देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, जैसे जैसे आंकड़े को कम कर रहे हैं, इमेजिन कीजिए जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि आप एक चालाक फुटबॉल प्लेयर हैं, आप चाहते नहीं कि किसी भी सूरत में हारें, तो आप क्या कर रहे हैं कि जब जब कोई देख नहीं रहा है, आप अपने गोल पोस्ट के साइज को कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। एक टाइम आएगा गोल पोस्ट का साइज इतना कम हो जाएगा कि फुटबॉल के साइज से भी कम, यानी कि तब दुनिया का बेस्ट प्लेयर भी आपको हरा नहीं सकता। ठीक उसी तरह से धीरे धीरे करके हो क्या रहा है कि एक ऐसा पैरामीटर बना दिया गया है कि ये पैरामीटर इज इनप्रैक्टिकल, कि जो भी टेस्ट करेगा अपना ब्लड शुगर वो किसी न किसी में फंस जाएगा और उसे प्री डायबिटिक या डायबिटिक घोषित किया जा सकता है। तो ये जो हुआ विदाउट एनी साइंटिफिक बैकिंग, इसके ऊपर बहुत सारे दुनिया के साइंटिस्ट ने आवाज़ उठाई और आवाज़ उठाया, जर्नल्स में लेख लिखे, और एक इंटरेस्टिंग लेख, एक इंटरेस्टिंग रिसर्च पेपर आपके सामने रखता हूं जिससे आपकी आंखें खुलेंगी। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने 2013 में एक आंकड़ा जारी किया कि चाइना के ऊपर आंकड़ा जारी किया कि चाइना में अगर ये पैरामीटर मान के सारे चाइनीज का ब्लड शुगर चेक करके ये डिसाइड करें कि चाइना में कितना परसेंटेज डायबिटीज पेशेंट होंगे, तो 3.5% चाइनीज पॉपुलेशन विल बी डायबिटिक। लेकिन अगर इस पैरामीटर को बेस मान के तब सारे चाइना के सबका ब्लड शुगर चेक करते हैं तो 8% चाइनीज पॉपुलेशन विल बी कॉल्ड एज डायबिटिक पेशेंट। लेकिन अगर इस आंकड़े को बेस करके उन्हीं पॉपुलेशन को हम ब्लड शुगर सबका चेक करके डिसाइड करते हैं कि अगर इफ दिस इज द बेस टू डिसाइड कि कौन डायबिटिक पेशेंट नहीं है या है, तब 27% चाइनीज, यानी कि 1/4 चाइनीज पॉपुलेशन विल बी डायबिटिक पेशेंट करार देंगे आप अगर इसको एस बेस माने। लेकिन 2010 का जो गाइडलाइन है अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन का, अगर इस गाइडलाइन को अगर हम बेस मानते हुए सारे चाइनीज पॉपुलेशन का ब्लड शुगर चेक करें तो फिर इंटरेस्टिंग बात कि आधे से ज़्यादा चाइना डायबिटिक पेशेंट कहलाएगी। तो इसको अगर माने तो एवरी सेकंड पर्सन इज ए डायबिटिक पेशेंट, ये बोलना चाह रहे थे जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन। और सही बात भी यही हुआ कि जैसे ही आंकड़ा जारी किया गया तो दुनिया भर में सबकी हेल्थ वैसी की वैसी है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट की पॉपुलेशन हर देश में बढ़ गया, बिकॉज आंकड़े बदल गए, ना कि इंसान बीमार पड़ गया। डेनमार्क में 37.6% पेशेंट डायबिटिक कहलाने लगे, इंडिया में 37.6% पेशेंट डायबिटिक कहलाने लगे। तो आप देखिए कि किस तरह से प्रेवलेंस ऑफ प्री डायबिटिक, राइट, जस्ट बाय चेंजिंग द
नंबर्स को चेंज किया और नंबर के पीछे का बैकग्राउंड दिया नहीं, बैकग्राउंड हो नहीं सकता, लेकिन उससे किस तरह से आंकड़े चेंज होते हैं। तो ये आंकड़ों की दुनिया है, पैरामीटर की दुनिया है। पैरामीटर को प्रचार किया जाता है और डॉक्टर्स के मुख से आप तक पहुंचाया जाता है, और जिससे आपको ये, जिस पे आप भरोसा करते हैं, तो जो वो बोल रहे हैं उसको मान लेते हैं, और मानने के बाद जो दवाई वो देते हैं वो आप लेने लगते हैं। तो ये इसका सच है। तो जब इस तरह से प्री डायबिटिक घोषणा हुई, तो यानी कि अब वही लोग, वही डॉक्टर बोलते हैं कि यह सोल्यूशन हम देंगे, आपको दवाई लेनी पड़ेगी। याद रखिए, दुनिया की सबसे पुरानी डायबिटीज़ की दवाई या ड्रग है मेटफॉर्मिन। तो मेटफॉर्मिन को दिया जाने लगा, लेकिन साथ साथ जो अलर्ट साइंटिफिक ग्रुप्स हैं उन्होंने लोगों पे नज़र भी रखी कि जिन लोगों ने मेटफॉर्मिन लिया इन कंपैरिजन टू उसी परिस्थिति में जिन्होंने मेटफॉर्मिन या कोई दवाई नहीं ली, तो ऐसे अलग अलग पॉपुलेशन को अगर हम फॉलोअप करते हैं 5 साल तक, तो क्या नतीजे निकलते हैं। तो ऐसे फॉलोअप किए गए, और अगर आप फॉलोअप को देखें तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत लॉन्ग टर्म 5 साल का फॉलोअप है। इसमें 9,500 लोगों ने मेटफॉर्मिन लिया और उसी परिस्थिति में 3,500 लोगों ने प्लेसेबो दिया गया या फिर कुछ नहीं लिया, और उनको 5 साल तक फॉलो किया गया ये देखने के लिए कि जिन लोगों ने दवाइयाँ ली उनकी लाइफ स्पैन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इन कंपैरिजन टू जिन्होंने दवाई नहीं ली कैसी रही। और ये मेजर इन्होंने फैक्टर्स लिए, जिसमें ये देखा गया कि जिन लोगों ने दवाई ली उनमें ज़्यादा कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की वजह से मोर्टलिटी, उनमें ज़्यादा हार्ट फेलियर, उनमें ज़्यादा एम्पुटेशन यानी कि उनमें ज़्यादा पैर के कटना एक्सेट्रा हुआ इन कंपैरिजन टू जिन्होंने दवाई नहीं ली। ये है हिस्ट्री 2012 का जो रिपोर्ट है। प्लॉस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस जर्नल, आपको समझना होगा, और प्लॉस की ये रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट मेटफॉर्मिन के कॉन्टेक्स्ट में है। यानी कि अगर आपका ब्लड शुगर हाई है भी, तो अगर आप मेटफॉर्मिन लेंगे तो आंकड़े तो कम हो जाएंगे, लेकिन आपकी पॉसिबिलिटी डेथ की बढ़ जाएगी, आपकी पॉसिबिलिटी एम्पुटेशन की बढ़ जाएगी, आपकी पॉसिबिलिटी हार्ट फेलियर की बढ़ जाएगी। ये आंकड़े बताते हैं। और लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि डायबिटीज़ की और भी दवाइयां हैं जो बहुत पॉपुलर हैं। उनमें से 2 सबसे अधिक पॉपुलर दवाई है, ग्लाइबुराइड है, रोज़िग्लैटाज़ोन है। अब अगर हम यही वाला ट्रायल बाकी दवाइयों के लिए करें तो देखा गया जितना मेटफॉर्मिन से नुकसान हो रहा था, अगर आप देखें मोर्टलिटी वाइज, एडिमा वाइज, वेट गेन वाइज, तो उससे ज़्यादा डेंजरस, ज़्यादा नुकसानदेह बाकी दोनों दवाइयां हैं जो नेक्स्ट पॉपुलर दवाइयां हैं। तो एक तरफ तो यह है कि वो लोग दवाई नहीं ले रहे हैं, उनकी परिस्थिति, एक तरफ वो दवाई ले रहे हैं, और जो दवाई ले रहे हैं उनमें से कौन सी दवाई ले रहे हैं। तो ये अगर आप अकेला ट्रायल देखेंगे तो इसमें ये लगेगा कि ये मेटफॉर्मिन ज़्यादा सेफ है, लेकिन मेटफॉर्मिन से ज़्यादा सेफ है कुछ भी नहीं लेना। अगर आप पूरा होल पिक्चर देखेंगे तो उससे साबित होता है। तो अब आते हैं कि वो जो 100 का फास्टिंग का जो आंकड़ा था कि फास्टिंग अगर 100 से ऊपर है तो डायबिटिक हैं, तो अगर हम 100 से नीचे फास्टिंग ले आते हैं या जिनका कुदरती रहता है, अगर उनको हम फॉलो करते हैं कुछ साल तक, तो क्या वाकई में 100 से नीचे फास्टिंग होने से, देखिए डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है, ये एक मेडिकल कंडीशन बोलते हैं इसको, बीमारी की कैटेगरी। डायबिटीज़ का मतलब सिर्फ इतना कि ब्लड में शुगर एक लेवल से अधिक होना, दैट इज़ डायबिटीज़, राइट। तो उसी को डायबिटीज़ बोल देते हैं। डायबिटीज़ कोई डिजीज़ का नाम नहीं है। ये एक हाइपोथेसिस बना लिया गया कि शुगर अधिक बॉडी में होगा तो अलग अलग बीमारियां हो सकती हैं, किडनी फेलियर हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, या गैंग्रीन हो सकता है, इसीलिए हाई ब्लड शुगर नहीं होना चाहिए। तो हाई ब्लड शुगर अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये समझना होगा आपको। तो कई सारे स्टडीज़ हुए, वो सारे मोनिका स्टडी, गॉलस्ट्रप स्टडी, पॉल मोनिका स्टडी, और ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टडीज़ हैं, और वो उनमें कितने कितने लोगों को के ऊपर स्टडी किया गया वो सारे आंकड़े आपके सामने, ये मैं वैसे भी आपको भेज दूंगा। तो ये सारे देखेंगे कि जिन लोगों के ब्लड शुगर नॉर्मली 100 से नीचे रहा करते हैं फास्टिंग, उनमें ज़्यादा बीमारियाँ दिखती हैं इन कंपेरिजन टू जिनमें ब्लड शुगर फास्टिंग का 100 से अधिक रहता है। तो दो तरह के लोग, एक जिनमें ब्लड शुगर
कुदरती 100 से नीचे रहता है उनके कंपैरिजन में एक जिनका ब्लड शुगर कुदरती 100 से ऊपर रहता है। तो ये अगर आप सोचते हैं कि ब्लड शुगर जितना नीचे होगा उतना अच्छा हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हालांकि ये बात आपके दिमाग में प्रोपेगेंडा के माध्यम से, डॉक्टरों के माध्यम से घुसा दी गई है, लेकिन सबूत क्या है हम उस पर बात कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सर्टिफिकेट इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन, ये जो ट्रेनिंग है ये एविडेंस बेस्ड है, ये पेशेंट सेंट्रिक है। सबूत क्या कहता है, जो सबूत धरातल में वो क्या कहते हैं उस पर बात कर रहे हैं, इन कंपैरिजन टू डॉक्टर क्या कहते हैं, ताकि आप अपना डिसीजन करेक्ट ले सकें, अपना डिसीजन वो ले सकें जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, जो पेशेंट सेंट्रिक हो, ना कि प्रॉफिट सेंट्रिक हो। तो ये जो एक दिमाग में बिठा दिया गया कि ब्लड शुगर कम होगा तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, इसको भी, इस मिथ को ब्रेक करना ज़रूरी है। इसको मिथ को ब्रेक करने के लिए कोई एक ट्रायल की बात नहीं कर रहा हूँ, एक ऑब्जर्वेशन स्टडी की बात नहीं कर रहा हूँ। दुनिया में जितने सारे इस तरह के ऑब्जर्वेशन स्टडी हैं उन सारों को कलेक्ट करके मैंने एक ही पेज में लाके आपके सामने आंकड़ों के साथ रख दिया है। ये आंकड़े मैं आपको भेज दूंगा। ये आंकड़े मुझे आपको भेजना मेरे लिए ज़रूरी इसलिए ताकि आप अगर किसी से डिबेट करते हैं एज ए स्टूडेंट ऑफ या प्रैक्टिशनर ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन, तो आपके पास ये आंकड़े होने चाहिए, सबूत होने चाहिए फॉर द डिबेट। तो अब आते हैं कि किसी का ब्लड शुगर अगर ज़्यादा है या ऐसा बता दिया कि ज़्यादा है, तो पहली बात तो ये है कि कितने को ज़्यादा बोलेंगे, इसमें ही आपने देखा देयर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंट कंट्रोवर्सी। कितने ब्लड शुगर ज़्यादा कहते हैं, जो एक्चुअली ज़्यादा है, जो एक्चुअली हार्मफुल होगा, उस पर हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। लेकिन अभी हम इस चीज़ पे बात कर रहे हैं कि जितने सारे डायबिटीज़ के नाम पे दवाइयाँ आई हैं, उन सारे दवाइयों के रिजल्ट्स अब तक क्या आए हैं वो समझना ज़रूरी है। उन सारे दवाई का मैंने दवाई के नाम भी डाल दिए, उसके ऊपर जो ट्रायल्स हैं वो भी डाल दिए, उन ट्रायल का नतीजा क्या आया वो भी डाल दिया। जब ट्रायल का नतीजा आता है, हमने वो ट्रायल लिए जिस ट्रायल में एक ग्रुप ने दवाई ली वही वाली और एक ग्रुप में उसी कंडीशन में कोई दवाई नहीं ली, तो दैट इज़ द ट्रायल, राइट। तो आजकल आप देखेंगे कि कभी इस तरह का ट्रायल अब नहीं होता है, दवाई वर्सेस नो दवाई, क्योंकि देखा गया जब भी हम ऐसा करते हैं कि दवाई वर्सेस नो दवाई, हमेशा जिन्होंने नई दवाई ली है वही जीतता है, उसी की लाइफ स्पैन, उसी की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है इन कंपैरिजन टू जिन्होंने दवाई ली है। जिन्होंने दवाई ली उनके आंकड़े ज़रूर ठीक दिखते हैं, लेकिन याद रखिए कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि आपके दिमाग में एक ऐसा तराजू है और इस तराजू के एक तरफ है लाइफ स्पैन, क्वालिटी ऑफ लाइफ, दूसरे तराजू के दूसरी तरफ है पैरामीटर्स, ब्लड शुगर कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, क्रेटिनिन कितना है, राइट, हीमोग्लोबिन कितना है। तो पैरामीटर को इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं या अपने लाइफ स्पैन बढ़ी या मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ी, इसको इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं। तो जो लोग पैरामीटर को इंपॉर्टेंस देंगे, जिनको ये लगता है कि पैरामीटर परफेक्ट होने चाहिए चाहे मरी क्यों ना जाए, राइट। तो एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये हॉस्पिटल का एक सीन है और नर्स डॉक्टर को बोलती है, डॉक्टर साहब बुरी खबर है, पेशेंट मर गया है, लेकिन अच्छी खबर है कि ब्लड शुगर नॉर्मल है। उनका सारा ध्यान कहाँ पे है, सारा ध्यान है कि पैरामीटर नॉर्मल रहना चाहिए, राइट। तो पैरामीटर वर्सेस लाइफ स्पैन, पैरामीटर वर्सेस क्वालिटी ऑफ लाइफ, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पहले के जो सारे ट्रायल्स होते थे वो इस पे ज़्यादा फोकस थे, सेंट्रिक थे कि लाइफ स्पैन बढ़ रही क्या, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ रही है क्या। हमारा बेसिक मकसद ये होना चाहिए, राइट। और जो अलग अलग ट्रायल हुए इन सवालों के जवाब के लिए, वो सारे ट्रायल्स आपके आंखों के सामने आप देख ही रहे हैं, राइट। अलग अलग दवाइयों के नाम लिख दिए, कौन से ट्रायल हुए, उसका रिजल्ट क्या है। सार ये है कि जितने भी ट्रायल अभी तक हुए हैं वो सारे ट्रायल्स में कभी भी ये देखा नहीं गया है कि जिन लोगों ने दवाइयाँ ली है, यहाँ ब्लड शुगर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, उनकी हालत ज़्यादा बेहतर हुई है इन कंपैरिजन टू जिन्होंने उसी परिस्थिति में दवाई कोई भी नहीं ली। तो उसी परिस्थिति में जब दवाई नहीं लेंगे तो उनका जाहिर सी बात है ब्लड शुगर हाई दिखाएगा, लेकिन हाई रहने के बावजूद भी उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कंपैरेटिवली बेटर, उनका जो मोर्टेलिटी रेट कंपैरेटिवली लोअर देन द जिन्होंने दवाई ली है। तो ये सारे ट्रायल के नतीजे हैं। जब भी डॉक्टर आपसे बात करता है वो कभी भी किसी ट्रायल की बात नहीं करता है, वो बोलता है कि मैंने बोला आप मान लो, लेकिन उसने जो बोला उसको कहाँ से पता, किसने बताया, टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा। अगर तो टेक्स्ट बुक में पढ़ा है तो वो टेक्स्ट बुक है कहाँ, तो वो टेक्स्ट बुक में कहाँ लिखा है। तो ये पूछने की थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी। आफ्टर ऑल यू आर स्टूडेंट ऑफ सर्टिफिकेशन इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन, एक नया तरह का ट्रेनिंग जिसमें आपको सबूतों के साथ लैस किया जा रहा है। तो इसमें थोड़ा आगे इंटरेस्टिंग बढ़ते हैं
कि ये हमें समझना पड़ेगा इतिहास कि ये जो इम्पोर्टेंट दवाइयाँ हैं, इम्पोर्टेंट मतलब जो ज़्यादा वाइड स्प्रेड दवाइयाँ हैं, तो ये दवाइयाँ डायबिटीज़ की 1960 से पहले मार्केट में आ गई थी। 1960 से पहले से ही इसको लोग देते थे, डॉक्टर्स देते थे। जबकि जो ट्रायल्स हैं कि कोई भी दवाई आने से पहले एक ट्रायल होना चाहिए, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होना चाहिए, उसके रिजल्ट के आधार पे डिसाइड करना है कि ये दवाई मार्केट में आएगी कि नहीं, ये सब उस वक्त नहीं थे। ये सब पहली बार आया 1962 में। 1962 में ही ये डिसाइड किया गया कि रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के बिना कोई भी दवाई मार्केट में नहीं आएगी। लेकिन जो दवाइयाँ पहले से ही मार्केट में थी, जैसे मैंने आपको दिखाया, ज़्यादातर दवाइयाँ पहले से ही मार्केट में थी, तो ये डिसाइड किया गया कि भाई अब उन दवाइयों पे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होंगे, और अगर वो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में वो ये प्रूव होता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड द लाइफ स्पैन ऑफ द पर्सन इज इंक्रीजिंग, तभी वो दवाई मार्केट में रहेगी। तो इन सारी दवाइयों पे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होने शुरू हुए, और रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल का नतीजा आपकी आंखों के सामने कि ये ट्रायल 1972 का है, यूनिवर्सिटी ग्रुप डेटा प्रोग्राम, बहुत बड़ा ट्रायल। इसमें ये क्लियरली देख लिया गया कि डायबिटीज़ के दवाइयाँ मोर्टलिटी रेट को बढ़ाती हैं, ना कि घटाती है। तो FDA ने डिसाइड किया कि इन सारे दवाइयों में वार्निंग लिखा जाए कि भाई ये दवाई लेने से आपकी आयु घट सकती है और आपकी लाइफ स्पैन घट सकती है, अब भी आपको लेना है तो ले लो। तो ये वार्निंग डालना शुरू किया। ये वार्निंग के चलते आने वाले दिनों में हुआ ये, तब की बात बता रहा हूँ, कि कई देशों में ये सारी दवाइयाँ, फॉर एग्जांपल एक वाइडली यूज दवाई है पायोग्लिटाजोन, जिसको बैन कर दिया गया जर्मनी में, फ्रांस में, इवन भारत में भी बैन कर दिया गया 18 जून 2013। इंटरेस्टिंग बात ध्यान से देखिए कि उसके एक महीने के अंदर 31 जुलाई 2013 में वो बैन को हटा दिया गया। ज़रा सोचिए एक महीने में ऐसा क्या हुआ होगा कि जो दवाई सिद्ध हो चुकी है कि इस दवाई से मोर्टलिटी रेट बढ़ रही है और उसमें लाइफ स्पैन घट रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ घट रही है, ये इंसान के लिए ठीक नहीं है, इसलिए बैन हो रहा है। बाकी देशों में जहाँ बैन हुए आज तक बैन है, लेकिन भारत में क्या ऐसी वजह रही होगी, क्या ऐसा सबूत आ गया होगा जिसके आधार पे एक महीने के अंदर बैन हटा दिया गया। यहाँ कमाल है मेडिकल लॉबी। मेडिकल लॉबी जैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो यहाँ की मेडिकल लॉबी है, उनका इस तरह से ताना बाना फिट है, वो कुछ भी करा सकते हैं और कोई भी नियम, कोई भी कानून ला सकते हैं। बस मकसद ये प्रॉफिट सेंट्रिक, क्लियर कट, राइट। और आप इसके इतिहास में जाएंगे तो आप पाएंगे जो बैन हटा दिए गए पीछे कोई सबूत नहीं है ही नहीं। बस बैन हटा दो, ये दवाई लोगों को दे दो, क्योंकि उससे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जब इंसान बीमार पड़ता रहेगा तो एक दवाई के बहाने लेगा और बीमारी बढ़ेगी और दवाइयाँ जुड़ेंगी, वो प्रॉफिट सेंट्रिक बढ़ेगा। तो इसके अलावा कोई कारण नहीं था। तो ठीक इसी तरह से, ये सिर्फ एक दवाई की बात नहीं कर रहा हूँ, अलग अलग टाइम पे अलग अलग दवाइयों को बैन कर दिया गया इसी वजह से। जैसे इवन मेटफॉर्मिन भी एक टाइम पे बैन हो गया था। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो मेडिकल लॉबी है ये बहुत बहुत स्ट्रांग है और बहुत बहुत प्रॉफिट सेंट्रिक है। इनका जो पैसा है बहुत ज़्यादा है। और अगर आप सोच रहे हैं कि मेडिकल लॉबी आपकी हेल्थ के बारे में सोच रही है, वो सिर्फ अपने फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में सोच रही है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, देयर इज़ नो कन्फ्यूजन एट ऑल। सबूत आपके सामने है। यहाँ पे अगर आप कंक्लूड करें इस बात को, तो कंक्लूड ऐसे कर सकते हैं कि अगर कोई बोलता है हाई ब्लड शुगर रहने से, अब हाई ब्लड शुगर कितने को बोलेंगे इस पर मैं आता हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। लेकिन हाई ब्लड शुगर रहता है तो उससे किडनी फेल हो सकती है, जिससे मौत का चांस ज़्यादा है। करेक्ट, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ब्लड शुगर लगातार नॉर्मल रहेगा तो लगातार हाई रहेगा, तो हाई कितना उसके डेफिनेशन पे हम आएंगे। अगर लगातार हाई रहेगा तो आपका किडनी पे असर पड़ेगा, हार्ट पे असर पड़ेगा, आंखों पे असर पड़ेगा, बॉडी के हर अंग पे असर पड़ेगा। उससे आपकी आयु कम होगी, लाइफ स्पैन कम होगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ कम होगी। ये इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये होता है, राइट। इसके बहुत सारे सबूत हैं हमारे पास और वो सबूत मैं कुछ सबूत आपको भेजूंगा भी, बिकॉज यहाँ पे ये 12 क्लासेस आपकी हैं। इसमें हम इस तरह से डिज़ाइन किया कि आप सारा कुछ कवर कर पाएँ, वो सारे एस्पेक्ट, चाहे वो आयुर्वेद के एस्पेक्ट हों, चाहे वो एक्यूप्रेशर के एस्पेक्ट हों, चाहे वो मेडिकल न्यूट्रिशन के एस्पेक्ट हो, नेचुरोपैथी के एस्पेक्ट हो, एलोपैथी के एस्पेक्ट्स हों, वो कवर कर पाएँ जो आपके लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट रोल रखता हो। तो ऐसे सारे पद्धति जिनको एक एक पद्धति को सीखने में 5 साल से 6 साल 7 साल लग जाते हैं, वो सब 3 महीने में हम कवर कर रहे हैं। तो हम चुन चुन के उन पार्ट को कवर कर रहे हैं विच विल मेक सम सेंस इन योर हेल्थ, इन योर लाइफ। तो अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वो ये कि
क्या हम डायबिटीज़ यानी कि हाई ब्लड शुगर कम करने के लिए मेडिसिन और इंसुलिन लें तो किडनी फेलियर के चांस कम हो जाएंगे और डेथ के चांस कम हो जाएंगे, मेरी लाइफ स्पैन बढ़ जाएगी? द आंसर इज नो। अब जब किडनी फेल होता है तो डॉक्टर बोलता है कि आपका हाई ब्लड शुगर की वजह से किडनी फेल हो रहा है, लेकिन सोचिए ज़रा, हाई ब्लड शुगर कैसे होगा? वो तो दवाई ले रहा है, ब्लड शुगर तो कंट्रोल में है, राइट? वो तो इंसुलिन ले रहा है, ब्लड शुगर तो कंट्रोल में है, इसके बावजूद भी अगर किडनी फेल हो रहा है तो वो हाई ब्लड शुगर की वजह से हो ही नहीं सकता, बिकॉज हाई ब्लड शुगर तो रहा ही नहीं, उसको तो मैनेज कर लिया गया विद द मेडिसिन। अब भी अगर किडनी फेल हो रहा है, इसका मतलब वो जो किडनी फेल हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ not the high blood sugar, because that is not happening in the body because the drug which you are taking। तो ये बात हमें समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब किडनी फेल हो गया तो किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, क्या किडनी ट्रांसप्लांट से लाइफ स्पैन बढ़ जाती है? द आंसर इज नो। किडनी ट्रांसप्लांट भी लगा दिया, दवाइयाँ भी लगा दिया, लेकिन आपका जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ा नहीं, घट गया, क्वालिटी लाइफ वो भी घट गई, राइट? तो इंटरवेंशन पे इंटरवेंशन करते हैं, लेकिन उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ने की जगह घट जाती है। तो अब ये सारे सबूत को देखते हुए 2018 में अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन, जो कि दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स का, उन्होंने एक नया गाइडलाइन निकाला, जो गाइडलाइन का कॉपी आपके आंखों के सामने है। और इस गाइडलाइन का सार यह है कि उन्होंने साफ साफ बोला कि ये जो दवाइयाँ हैं इनको अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेंगे तो ये नुकसान ही करेंगी। डायबिटीज़ की दवाई के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, ये इनका गाइडलाइन है। तो और इनका एक और गाइडलाइन है कि ये देखा गया कि अगर 250 mg पर डेसीलीटर से नीचे आपका ब्लड शुगर है तो वो नॉर्मल माना जा सकता है, अगर आप कैपिलरी ब्लड शुगर की बात करते हैं। ये एक मैं सिंपल भाषा में इसको मैं आपको बता रहा हूँ। और तीसरा इनका गाइडलाइन है कि HbA1c अगर 8 से नीचे अगर होता है तो दैट कैन बी नॉर्मल, खासतौर पे उनके लिए जिनकी एज 60 साल से क्रॉस हो गई है। तो ये वाली गाइडलाइन पूरे दुनिया में 2018 में इन्होंने रिलीज़ की। जब ये रिलीज़ हुआ, भारत में भी रिलीज़ हुआ, तो भारत में तभी ये जो मेडिकल लॉबी है, खास तौर पे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ये हरकत में आ गई और इन्होंने अपने सारे डॉक्टर्स को बता दिया ये गाइडलाइन किसी भी हालत में पेशेंट तक नहीं पहुंचनी चाहिए, और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा, थोड़ा गूगल कर लीजिए, अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन गूगल में डालिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गूगल में डालिए, तो वो सारे अखबार के क्लिपिंग आपकी आंखों के सामने आ जाएंगे, जिन पर आपको भरोसा नहीं होगा कि जो असली गाइडलाइन जब आया तो वो उसको रोक दिया गया, पेशेंट तक पहुंचने से रोक दिया गया। तो यहाँ समझना होगा कि क्यों रोका गया। कि मान लो डॉक्टर पेशेंट को बोलता है कि 250 तक ब्लड शुगर नॉर्मल है, तो वो बोलेगा वो तो पहले भी मेरा 250 से नीचे रहता था और अब भी दवाई नहीं लूँ तब भी नीचे रहेगा, तो फिर इसका मतलब दवाई की ना तो ज़रूरत थी ना ज़रूरत है। अब वो डॉक्टर के पास ना केवल आना बंद कर देगा, बल्कि डॉक्टर पे जो भरोसा था उस पर भरोसा करके पिछले 20 साल से दवाई ले रहा था, वो भरोसा भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा, राइट? तो इससे जो मेडिकल लॉबी है उनको नुकसान होगा, जो फार्मा लॉबी उनको नुकसान होगा। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा उन्होंने इंश्योर किया कि ये गाइडलाइन आप तक ना पहुंचे जो मैं पहुंचा रहा हूं। 2018 ऑनवर्ड्स ये गाइडलाइन मैं आप तक पहुंचाता आ रहा हूं। इसके एक सिंपल भाषा में ट्रांसलेट करके उसका बुक मैंने निकाला, वो बुक का लिंक मैं आपको देने वाला हूं। तो अब इसको कंक्लूड करते हैं, इस पार्ट को कंक्लूड करने के लिए हम चलते हैं विजय और विजय के भाई पे। याद है ना विजय की कहानी, राइट? विजय जो कि एक स्मगलर है, बहुत पैसा है। विजय का भाई रवि जो कि एक साधारण आदमी है, एक पुलिस का आदमी है जिसके पास पैसे नहीं है। इमेजिन कीजिए कंक्लूड करने के लिए, ताकि आपको याद रहे जो मैंने बोला, कंक्लूड करने के लिए मान लो इमेजिन करते हैं कि दोनों को हाई ब्लड शुगर है, दोनों को डायबिटीज़ हो गई है। तो विजय जो कि बहुत बड़ा आदमी है, इसके पास बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, बहुत सारा पैसा है, इसने पैसे से और डॉक्टर से मिल के खूब सारी दवाइयाँ ली। और बेचारा रवि जो कि गरीब आदमी है, इसने कोई दवाई नहीं ली। दोनों का शुगर हाई है और एक दवाई लेता है, एक कुछ नहीं करता है। तो अब मेरा सवाल आपसे है कि इनमें से लाइफ स्पैन किसकी ज़्यादा होगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ किसकी ज़्यादा होगी, राइट? कंपेयर करें तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, राइट? तो अब होता क्या है कि जब दवाई लेते हैं तो उसके बाद ग्लूकोमीटर में जब चेक करते हैं, आपका ब्लड में शुगर की क्वांटिटी कम हो जाती है। लेकिन ये ब्लड से शुगर कहाँ गायब हो जाता है, कहाँ वैनिश हो जाता है? वो जादुई तरीके से ब्लड से उड़ के हवा में चला जाता है? ऐसा नहीं होता है। कैसा होता है, इसको समझाने के लिए एक छोटा सा मैं वीडियो दिखा रहा हूँ। ये वीडियो देखिए और इस वीडियो को देखने से आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो ये आप जो ट्रेन देख रहे हैं, ये आपकी बॉडी है,
ये आपका हार्ट है, आपका लंग है, और ये जो इंसान देख रहे हैं ये ब्लड शुगर है, ऐसा मान लेते हैं, राइट। तो जब आप कोई दवाई लेते हैं तो दवाई क्या करता है कि दवाई ब्लड से शुगर को निकालता है, ये दवाइयाँ हैं मान लो, और निकाल के धक्का मार के शुगर को ब्लड से हटा के हार्ट के अंदर, किडनी के अंदर ज़बरदस्ती उसके अंदर फिट करने लगता है, जैसे ट्रेन के अंदर ज़बरदस्ती ये फिट होते हुए देख रहे हैं। और ब्लड का शुगर तो कम हो जाता है, लेकिन हार्ट के अंदर जो शुगर डिपॉजिट है, किडनी के अंदर शुगर डिपॉजिट है, इवन आपके जो जॉइंट्स हैं उसके अंदर जो शुगर डिपॉजिट्स हैं वो बढ़ते जाते हैं। होता क्या है, इससे हार्ट डिजीज़ होने लगता है, किडनी फेलियर होने लगती है, जॉइंट डिजीज़ होने लगते हैं, आपके बॉडी में दर्द रहने लगता है, आपके जॉइंट्स में दर्द रहने लगता है। तो इस तरह से ये है इंसुलिन, ये है डायबिटीज़ की दवाइयाँ जो ब्लड से तो शुगर निकाल देती हैं, लेकिन वो उठा के बॉडी के अदर अंग में ठूस देती है, आँखों के पीछे, स्किन के पीछे। तो यानी कि आप खुश हो जाते हैं, देखो ग्लूकोमीटर में मेरी रीडिंग कम आई, लेकिन आप भूल जाते हैं कि वो ब्लड का शुगर कम है, बॉडी शुगर कम नहीं हुआ। बॉडी में ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे शुगर इकट्ठी होने लगी, और जब एक लेवल से ज़्यादा इकट्ठी होगी तो वो ऑर्गन पे इफेक्ट आएगा, वो ऑर्गन काम करना बंद कर देगा। इसीलिए ये देखा गया है कि ब्लड शुगर की दवाई लेने के बाद लोगों की लाइफ स्पैन बढ़ती नहीं घट जाती है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती नहीं घट जाती है। तो इससे ये साबित होता है। तो चाहे वो ब्लड शुगर की दवाई की बात करें या ब्लड प्रेशर की दवाई की बात करें, बात एक ही है, मैकेनिज्म सेम है। इस बात को समझाने के लिए मैं सटीक उदाहरण आपको देता हूं। एक ब्लड प्रेशर की दवाई की बात कर लेते हैं। देखिए, ब्लड प्रेशर की एक दवाई है लिसिनोप्रिल, एक उदाहरण ले रहा हूं आपसे, और आप दवाई लेके, एक पेशेंट दवाई लेके मुंह में डालता है। अब जब वो मुंह में डालता है वो दवाई, तो पेट में जाता है। पेट में जाने के बाद वो दवाई क्या करता है, बॉडी में कैसे जाता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो आपको कोई नहीं बताएगा। ये समझना ज़रूरी है एज ए स्टूडेंट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन। तो इसको समझाने के लिए आप इसको देखिए, इसे कहते हैं फर्स्ट पास। पेट के बाद सारा का सारा जो दवाई है, ड्रग है, वो ब्लड में नहीं घुलता, क्योंकि वो पेट में जाने के बाद पेट डिसाइड करता है कि कितना ब्लड में जाएगा। वो एक छोटा सा हिस्सा ब्लड में जाता है और बाकी सारा हिस्सा मेटाबोलाइज हो जाता है, और इंटेस्टाइन है, लिवर है, उसमें वो उसको डिस्ट्रॉय करने लगता है, और बाकी सारा हिस्सा वो स्टूल के थ्रू गायब होने लगता है। यानी कि अगर ये दवाई है 1 mg की, इसमें से 8 हिस्सा बॉडी से बाहर चला जाएगा, सिर्फ 2 ही हिस्सा इसके आपका बॉडी के अंदर आएगा। यानी कि 1/5 ऑफ द मेडिसिन विल गो इन द ब्लड। तो जितनी भी दवाई आपके खून में जाता है उसका 5 गुना ज़्यादा दवाई आप लेते हैं। यानी कि जितनी दवाई आप मुंह से डाल रहे हैं उसका सिर्फ 1/5 ही अल्टीमेटली ब्लड के अंदर जा रहा है। तो ब्लड का प्रेशर जो रिड्यूस हो रहा है वो 1/5 का कमाल है। तो डॉक्टर अगर जानता है कि भाई इतनी सी दवाई से आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, तो डॉक्टर को इसका 5 गुना ज़्यादा दवाई देना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में 4/5 यानी कि अधिकतर हिस्सा खत्म हो जाना है, थोड़ा सा हिस्सा ही ब्लड में खुलेगा। लेकिन जब वो उसको अगर आप बाईपास करके लिवर और इंटेस्टाइन को बाईपास करके सीधे इंजेक्शन के माध्यम से अगर आप ब्लड प्रेशर की दवाई भेजेंगे तो 1/5 से ही काम चल जाएगा। तो ये आप समझिए कि जितनी दवाई आप खाते हैं वो सारी की सारी पेट में जाती तो है, लेकिन पेट के बाद वो सारी की सारी ब्लड में नहीं जाती। हमारे बॉडी का इंटेलिजेंस है, जो इंटेलिजेंस जानता है कि नुकसानदेह है, तो पूरी ताकत से लग जाता है कि उसमें से अधिक को बॉडी से बाहर भेज दो, स्टूल के माध्यम से भेज दो। और लेकिन फिर भी ये ड्रग ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर नीचे होने में उसका कंट्रीब्यूशन होता है। तो लेकिन ये एक परिस्थिति है। इसमें एक और परिस्थिति ले लेते हैं इसी दवाई के लिए, कि जब भी आप दवाई खाते हैं तो लगभग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के तहत 4/5 बॉडी डिस्ट्रॉय कर देता है, 1/5 यानी कि बहुत छोटा हिस्सा ही ब्लड में जाता है। लेकिन मान लो किसी दिन आप फास्टिंग कंडीशन में हैं। फास्टिंग कंडीशन मतलब जिस दिन आपका पेट बिल्कुल खाली पेट में अगर आप दवाई लेंगे तो खाली पेट में आपका बॉडी आधे दवाई को ब्लड में डाल देगा और आधे लगभग इस केस में को फ्लश आउट करेगा। यानी कि खाली बॉडी, आधा पेट है, दवाई का साइज उतना ही है, लेकिन अब ज़्यादा दवाई ब्लड में जा रहा है। यानी कि खाली पेट अगर फास्टिंग स्थिति में खाएंगे तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा लो होगा। अब एक तीसरी परिस्थिति लेते हैं कि दवाई खाने से पहले आपने सिट्रस फ्रूट जूस ले लिया, मौसम्बी का जूस ले लिया, पाइनएप्पल का जूस ले लिया। अब अगर आप दवाई खाते हैं तो
एक अलग इफेक्ट होता है। अब 100% दवाई सीधे की सीधे आपके ब्लड में जाएगा, यानी कि जितना डॉक्टर चाह रहा था कि ब्लड में जाए उससे 5 गुना ज़्यादा ब्लड में घुल जाएगा। अब इससे क्या होगा, एक परिस्थिति आएगी टू लो ब्लड प्रेशर, राइट, बहुत ज़्यादा लो ब्लड प्रेशर। तो इसको समझिए, फॉर एग्जांपल ये हैंडबुक ऑफ ड्रग इंटरेक्शन, राइट, इसमें बड़ा अच्छी तरह से एक्सप्लेन्ड है कि जब आप सिट्रस फ्रूट जूस पीते हैं या पेट में रहता है उसके बाद अगर दवाई भेजेंगे बॉडी में तो वो दवाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास कर देगा और ज़्यादा पूरे का पूरा दवाई बॉडी में घुल जाएगा, जो एक डेंजरस स्थिति है। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए ये 2 बाउल हैं, 2 कटोरियाँ हैं, एक में पानी है, एक में केरोसिन है। आप एक स्पार्क ऑफ फायर, राइट, चिंगारी लेते हैं और चिंगारी को दवा मान लीजिए। ये चिंगारी और ये मान लीजिए पेट है, ये चिंगारी पानी में डालेंगे तो वो बुझ जाएगी, यही चिंगारी केरोसिन वाले कटोरी में डालेंगे तो वो आग फैला देगी। तो चिंगारी तो सेम ही रही, लेकिन उसका बिहेवियर कैसा होने वाला है वो निर्भर करता है कि कटोरी के अंदर उस वक्त क्या है। ये कटोरी रिप्रेजेंट करता है आपका स्टमक। आपको डॉक्टर बोलता है रोज आप एक गोली लेना, तो गोली तो वो स्पार्क तो सेम ही रही, लेकिन रोज गोली तो लेंगे, लेकिन रोज आपका जो स्टमक का कंडीशन है वो अलग अलग हो सकता है। हर दिन स्टमक एक जैसा नहीं होगा। किस दिन खाली पेट खाया आपने दवाई ली तो अलग असर करेगा, बाई चांस कोई सिट्रस फ्रूट जूस बॉडी में है उस वक्त तो अलग असर करेगा, बाई चांस उसमें कोई अलग तरह का फूड है तो अलग असर करेगा। तो यानी कि कितना ब्लड में घुल रहा है वो टोटली डिपेंड करता है कि उस वक्त आपके स्टमक में क्या है, राइट। तो ऐसे में क्या होता है कि जितना एस्टिमेटेड है कि इतना ही लगभग 150 दवाई ब्लड में जाना चाहिए, उस एस्टिमेट के विपरीत उसका 5 गुना 10 गुना दवाई भी बॉडी में चली जाती है, एंड दैट कॉजेज अ कंडीशन ऑफ एक्सट्रीम हाइपोटेंशन। ये देखा गया है कि हाइपोटेंशन से ज़्यादा हार्ट अटैक होते हैं हाइपरटेंशन की कंपैरिजन में। लो ब्लड प्रेशर कॉजेज मोर हार्ट अटैक इन कंपैरिजन टू हाई ब्लड प्रेशर। और लो ब्लड प्रेशर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है वो है दवाई के माध्यम से ड्रग, जो लोग ड्रग डिपेंडेंट हैं। तो रोज़ अंधाधुन आप एक दवाई डॉक्टर के खाने बोलने पे लेते तो हैं, लेकिन आप ये नहीं समझते कि वो दवाई का कितना हिस्सा ब्लड में जाएगा। वो टोटली निर्भर करता है कि उस वक्त आपके स्टमक में क्या परिस्थिति है, और परिस्थिति हर दिन एक जैसी होगी कोई ज़रूरी नहीं है। वो डॉक्टर को भी नहीं पता कि हर दिन क्या आपकी परिस्थिति होगी, नहीं आपको पता है उसके अंदर कितना उस वक्त स्टमक में एसिड पड़ा हुआ है, कितना फूड पड़ा हुआ है, कितना फ्रूट पड़ा हुआ है, कितना रॉ वेजिटेबल पड़ा हुआ है, कितना डेयरी प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, उस पर निर्भर करता है कि हर दिन कितना ब्लड में शुगर घुलेगा। यानी कि जब आप दवाई ले रहे हैं और उससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ भगवान भरोसे हैं। और ऐसे में जब हार्ट अटैक होता है तो डॉक्टर कभी नहीं बताता कि वो जो दवाई मैंने आपको प्रिस्क्राइब किया था वही रिस्पॉन्सिबल है आपके इस हार्ट अटैक का, बल्कि डॉक्टर तो उसका उल्टा बताते हैं, दवाई छोड़ना मत, कहीं छोड़ेंगे तो हार्ट अटैक हो जाएगा, कुछ हो जाएगा तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। अब उसी डॉक्टर से बोलिए, पूछिए कि हाँ हम आपके कहने पे दवाई लेंगे, वैसे ही करेंगे, अब अगर हार्ट अटैक होता है तो क्या आप जिम्मेदार होंगे? तो वो सवाल पूछने का मौका ही नहीं देते। वो इस तरह से अपना हाव भाव दिखाते हैं ताकि आप सवाल ही ना पूछ सकें। आप किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएंगे, नेचुरोपैथी डॉक्टर के पास जाएंगे तो एक इंटरेक्शन होता है, आप ढेरों सवाल पूछते हैं, एक ऐसा माहौल होता है जब वी आर कंफर्टेबल आस्किंग क्वेश्चन। लेकिन ज़रा सोचिए द एलोपैथिक डॉक्टर दे आर ट्रेन लाइक दैट कि कोई दवा सवाल पूछने की हिम्मत ही ना करे, क्योंकि उनको पता है सवाल का जवाब है ही नहीं उनके पास। तो आप ऐसे अपने आंखें दिखाओ कि कोई सवाल पूछे ही ना। लेकिन अगर आपके पास थोड़ी भी हिम्मत है, थोड़ा सा आप करेजियस हैं, तो आप सवाल पूछिए कि दवाई जो मैंने आपको साइंस बताया, दवाई जो आप दे रहे हैं वो दवाई तो हर दिन आपके बॉडी में उस वक्त स्टमक में क्या परिस्थिति है, उसका एनवायरनमेंट क्या है, उस पर निर्भर करता है कितनी बॉडी में ब्लड में घुलेगा। तो एक जैसी दवाई रोज कैसे खा सकता है कोई पेशेंट, राइट? एक जैसे खाएगा भी तो वो पेट तक ही जाएगा, उसके बाद कितना ब्लड में जाएगा, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो याद रखिए, जो एक थ्योरी बनाई गई कि हाई ब्लड प्रेशर से हार्ट अटैक होता है, जबकि सच्चाई ये है कि ज़्यादातर लोग जिनमें हार्ट अटैक हुआ है उनमें देखा गया अधिकतर लोगों का ब्लड प्रेशर 120/70 रहा है, यानी कि टूवर्ड्स द लोअर साइड रहा है। तो लो ब्लड प्रेशर इज द मोर कॉज ऑफ हार्ट अटैक इन कंपैरिजन टू या कार्डियक इवेंट इन कंपैरिजन टू हाई ब्लड प्रेशर। देखिए सबूत क्या कहता है। एक तरफ सबूत है लैंसेट, जो कि एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही अच्छा जर्नल माना जाता है, उसकी रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो लेकिन जिस डॉक्टर ने ये बोला कि हाई ब्लड प्रेशर से हार्ट अटैक होते हैं, चांसेस ज़्यादा हैं, क्या उसने कोई सबूत दिखाया? क्या वो सबूत दिखा सकता है अब भी? राइट, आप में से कुछ लोग डॉक्टर्स भी हैं, तो क्या आप सबूत दिखा सकते हैं? तो वो कौन सा सबूत है, कहाँ है?
धरातल में कहीं है नहीं, जो है वो ये है आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। ठीक उसी तरह से याद रखिए, ये जो मैकेनिज्म मैंने ब्लड प्रेशर के लिए बताया है, यही वाला मैकेनिज्म, सिमिलर मैकेनिज्म यू कैन इमेजिन फॉर ब्लड शुगर। यानी कि ब्लड शुगर की दवाई हर दिन आपके ब्लड में कितना घुलेगी वो निर्भर करेगा कि उस वक्त आपके स्टमक में क्या पड़ा हुआ है, उसका एनवायरनमेंट क्या है उस वक्त। तो याद रखिए, जो डायबिटीज़ केयर 2012 कि हाइपोग्लाइसीमिया कॉजेज मोर डेथ देन हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि लो ब्लड शुगर से ज़्यादा डेथ होती है इन कंपैरिजन टू हाई ब्लड शुगर। हाई ब्लड शुगर जो है वो कई महीने तक रहेगा तो आपकी बॉडी में डैमेज दिखाई देने लगेगा, लेकिन लो ब्लड शुगर जो है वो एक दिन में, 1 घंटे के अंदर ही इंसान को कोमा में ले जा सकता है, एक दिन में ही डेथ करा सकता है। याद रखिए, जो लो ब्लड शुगर है वो नेचुरल टेंडेंसी नहीं है आपकी बॉडी की। अगर आप कुछ भी नहीं खाएंगे तब भी दिनों तक आपका ब्लड शुगर नॉर्मल रहेगा, क्योंकि आपका बॉडी अंदर जो फैट है उसे कन्वर्ट करेगा शुगर में, ब्लड में भेजेगा। लिवर में जो एक्सेस शुगर स्टोर रहता है वो ब्लड में भेजेगा, तो बॉडी एक होम्योस्टेसिस मेंटेन करती रहती है ब्लड में शुगर का एक मिनिमम अमाउंट को मेंटेन करने के लिए। लेकिन जब आप दवाई से आप इंटरफेयर करते हैं तो बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है वो बिगड़ जाता है और तभी लो ब्लड शुगर होता है, खास तौर पे इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट में, खास तौर पे आधी रात को। और तब जब आधी रात में कोई अचानक मौत हो जाती तो बोल देते हैं कि तो हार्ट अटैक से मर गए, सोते सोते मर गए, जबकि वो इंसुलिन की वजह से था, वो दवाइयों की वजह से था। तो यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि जो मेजर कारण है दवाइयों का, जो डेथ्स का या डिजीज़ का, उसमें बहुत कंट्रीब्यूशन है लगातार दवाइयाँ लेने का। इसीलिए टाइम टू टाइम दवाइयों का जब भी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल किया वो हमेशा फेल होते गए, इसीलिए उनको टाइम टू टाइम बैन किया गया। और लेकिन बैन के बावजूद भी देयर इज़ अ लॉबी, और वो लॉबी बैन होने नहीं देती, बैन को ख़त्म कर देती है पैसे के दम पे, और नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका हो रहा है। तो इसीलिए दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन। जब तक ये बात नहीं समझेंगे तब तक आप DIP डाइट की इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे। कई सारे लोग ऐसे हैं कि चलो DIP डाइट अच्छा होता है, हमें समझ आ गया, हम उसको लेंगे, लेकिन डॉक्टर की बताई हुई दवाई को भी नहीं छोड़ेंगे। तो वो एक मझधार में है, राइट। तो वो लोग ये नहीं समझते कि ये दवाई आपको कोई अमृत नहीं है, इसका नुकसान भी है और नुकसान ही है। इसीलिए DIP डाइट का जो या मेडिकल न्यूट्रिशन का जो नॉलेज है वो तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि जो मोस्ट प्रेवलेंट दवाइयां हैं उनका मैकेनिज्म आपको ना समझ आए तब तक, या आप ना समझा पाएँ अपने पेशेंट, तब तक पूरा नहीं हो सकता दोनों। क्योंकि अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जो एक बीच का रास्ता लेके चलने में हम विश्वास रखते हैं कि चलो भाई हम इनकी बात मान के डाइट भी लेंगे और डॉक्टर ने जो दवाई बोली वो भी लेंगे, उसी में अपना सेफ्टी समझते हैं, जबकि उनको नहीं पता कि वो सेफ्टी नहीं है, वो और नुकसानदेह है। क्योंकि DIP डाइट से ब्लड शुगर वैसे भी नॉर्मल हो जाना है, और ऊपर से आप दवाई ले रहे हैं तो दवाई और ज़्यादा उसको नीचे ले जाएगा। और मैंने आपको दिखा दिया, हाइपोग्लाइसीमिया कॉजेज मोर डेथ देन हाइपरग्लाइसीमिया। तो अब थोड़ा सा आपको मैंने ब्लड शुगर की दवाई का साइंस बता दिया, उसके मेडिकल हिस्ट्री बता दिया, और पिछली बार हमने कोलेस्ट्रॉल की दवाइयों पे बात की, वो कैसे धरातल में आई, किस तरह से उसको उपयोग में लाया गया या दुरुपयोग किया गया, वो आपने सीखा समझा। ब्लड प्रेशर का खेल भी आपने समझा। तो मेजरली जो दवाइयाँ अक्सर लोग लिया करते हैं उन पे आपने बात कर ली, और सारी दवाइयों पे बात नहीं करेंगे, लेकिन मेन इंटरवेंशन पे ज़रूर बात करेंगे। जो मैंने बात बताई यही सारे लॉजिक्स बाकी दवाइयों पे भी आप इजीली एक्सटेंड कर सकते हैं। एक ओवरव्यू आपको मिल गया। अब चलते हैं मेडिकल न्यूट्रिशन की तरफ। न्यूट्रिशन साइंस को थोड़ा समझना ज़रूरी है ताकि आप एक बैलेंस मेंटेन कर पाएँ। न्यूट्रिशन साइंस को समझाने के लिए न्यूट्रिशन साइंस किस तरह से आगे बढ़ा, या न्यूट्रिशन साइंस के बीच में साइंस कहाँ पे और न्यूट्रिशन इंडस्ट्री कहाँ पे है। एक तरफ न्यूट्रिशन इंडस्ट्री है, एक तरफ न्यूट्रिशन साइंस है, दोनों में फ़र्क समझना